अगर हमको एक मिनट इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अगर हमको मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन बंद करना, हम चाहते हैं कि मीथेन गैस का मेरा जो एक्सट्रैक्शन था वो हो चुका है, अब मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन को क्लोज कर रहे हैं, तो कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? चलिए बताइएगा। 60 दिन पहले। अच्छा से क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है बंद करने का। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल है, बताइएगा फटाक से आंसर। मेरा अगला सवाल है, मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता है? मिथेन एक्सट्रैक्शन के लिए एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता है? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करवा दे रहे हैं अभी तक जो हम पढ़ाए हैं। मिथेन एक्सट्रैक्शन का एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता है? कमेंट में बताइएगा। कमेंट कह रहे हैं मतलब चैट में बताइएगा, लाइव ले रहे हैं भूल गए। 1 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। 1 फरवरी सिर्फ नहीं है, 1 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। चलो 1 फरवरी या उससे पहले हम लोग, ठीक। चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका क्लियरेंस, क्लियरेंस सुनिएगा ध्यान से, साइड से कितना होना चाहिए? साइड से यानी कि जो ड्रिल मशीन चल रहा है उसके बगल में जो दीवार होगा उससे कम से कम कितना दूर उसको रहना चाहिए, इसको कहते हैं क्लियरेंस। तो ड्रिल मशीन साइड से क्लियरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब जितना भी बता रहे हैं सब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चलिए एक बार चैट उठाते हैं। 0.6 मीटर, जी बिल्कुल सही, सब कर रहा है यार, अच्छा से क्लास कर रहा है। ठीक, 0.6 मीटर यानी क्लियरेंस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर। मेरा अगला क्वेश्चन है यही वाला, कि ड्रिल मशीन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मीथेन का, तो क्लियरेंस कितना होगा अगर वो हम रूप का बात कर रहे हैं, रूप से क्लियरेंस कितना होगा? फ्लोर से क्लियरेंस नहीं नापा जाता है क्योंकि फ्लोर में तो खुद खड़ा है वो। रूप से यानी कि जो सबसे टॉप में होगा, ड्रिल मशीन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उससे छत का कम से कम कुछ गैप होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। तो रूप के केस में कितना होगा क्लियरेंस, बताइएगा। हाँ बताइएगा। 0.3 मीटर, जी बिल्कुल 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर कह लीजिए, 0.3 मीटर। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए ओके, हो गया सबका, इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म, मीथेन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है। मीथेन एक्सट्रैक्शन में हमको यूज़ करना पड़ता है एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म। वो एवीए हम कहाँ लगाते हैं, इनमें से कहाँ लगाएंगे? मीथेन एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इनमें से कहाँ लगाएंगे? सबसे पहला है बोर होल के डेप्थ में, मतलब सबसे नीचे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बोर होल के सेंटर में। तीसरा ऑप्शन है बोर होल के कॉलर में। अरे यार कॉलर, रुको एक मिनट, कॉलर का स्पेलिंग थोड़ा गलती है, इसको लिख दे रहे हैं, बोर होल के कॉलर में। और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बोर होल के बाहर। बताइएगा। बोर होल के डेप्थ में, सेंटर में, कॉलर में, बाहर में। ये भी यानी ऑडियो विजुअल अलार्म जो बताता है कि कभी भी लीकेज हो रहा है कि नहीं, लिखा हो रहा है। अगर कभी बोर होल है, बोर होल से कहीं से लीकेज हो रहा है तो वो बताता है। तो ये एबीए यानी ऑडियो विजुअल अलार्म बोर होल के कौन से सेक्शन, कौन से पार्ट में लगाया जाता है? उसके डेप्थ में, सेंटर में, कॉलर में, बाहर में। बताइएगा अपना
तुक्का भी लगा सकते हैं इसमें, मन मिल भिड़ गया तो लकी हैं आप। देखते हैं। 3 मीटर बता रहे हैं यार। 3, अच्छा 3 बता रहे हैं, ऑप्शन 3 बता रहे हैं, कॉलर बता रहे हैं अपर साइड ऑफ द चलो ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, अच्छा से क्लास कर रहे हैं, चलो बढ़िया लग रहा है यार, क्लास कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, समझते हैं ये चीज़ को फोटो के जरिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरहोल का कॉलर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरहोल का कॉलर में। अब बोरहोल का कॉलर क्या होता है इसको हम समझा दे रहे हैं अभी। बोरहोल का कॉलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट समझाते हैं। अरे यार 1 मिनट। बोरहोल का कॉलर क्या होता है, 1 मिनट देख ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक। मीथेन एक्सट्रैक्शन का फोटो अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए हम फोटो पे ही चलते हैं डायरेक्ट, है ना, और इसको समझते हैं कि क्या होता है मीथेन एक्सट्रैक्शन। अरे यार देखिए, ये जो पार्ट है ना पूरा, मीथेन एक्सट्रैक्शन जब किया जाता है तो एक मेथड है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें हम क्या करते हैं, बोरहोल मेथड कहलाता है ये। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक बोरहोल लगाते हैं, और बोरहोल में जैसे चापाकल लगाते हैं ना, चापाकल, चापाकल जानते ही होंगे, चापाकल, है ना। चापाकल में जमीन के नीचे पूरा बोरहोल किया रहता है, और उसके ऊपर में कुछ एक हिस्सा रहता है जिसको हम चलाते हैं। तो चापाकल जब चलाते हैं उसमें से पानी निकलता है। तो बिल्कुल ये पूरा मॉडल चापाकल वाला ही है, यानी रेसिप्रोकेटरी मोशन में ही काम करता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से पानी भेजते हैं आप, वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं हाई लेवल पे, पूरा प्रेशर से भेज रहे हैं पानी, ठीक है ना। तो जब पानी आप भेज रहे हैं तो पानी जब जा रहा है तो पानी अब दूसरा तरफ से ऊपर उठ रहा है। तो जब ऊपर उठ रहा है तो उसमें जो गैस है, वो गैस, चूंकि मीथेन गैस पानी में जल्दी घुलता नहीं है, इसलिए मीथेन गैस पानी के ऊपर रहता है, और मीथेन गैस हल्का रहता है। तो जब कभी उसके नीचे कुछ सरफेस आ जाएगा तो ये फिर उसके ऊपर आ जाएगा, फिर कोई सरफेस आ जाएगा, फिर उसके ऊपर आ जाएगा। तो पानी जब उठता है तो उसके ऊपर में गैस रहता है। तो वही पानी का प्रेशर ऊपर तक लाते हैं और गैस को हम सक कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है, एक पाइपलाइन से उसको ले लेते हैं। उसके बाद फिर उसका हम फिल्ट्रेशन करते हैं, वो अलग है। तो ये जो पूरा पोर्शन, ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलेंगे कॉलर। क्या बोलेंगे? कॉलर ऑफ द बोरहोल। मतलब बोरहोल का कॉलर, जैसे आप शर्ट पहनते हैं, शर्ट का कॉलर होता है सर, कंधा के ऊपर गर्दन में रहता है। तो इसी तरह से ये जो है ये कॉलर कहलाता है। तो इसी कॉलर में हमको एवीए लगाना पड़ता है। एवीए का मतलब होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, ताकि लीकेज होगा तो पता चलेगा। यहीं पे क्यों लगाते हैं समझिएगा। अंडर, मतलब जमीन के अंदर में कहीं पाइप फट गया, यहाँ से अगर लीकेज हो रहा है तो खतरा नहीं है। क्यों नहीं है खतरा? क्योंकि जमीन के अंदर में ही वो गैस दब चुका है पूरी तरह से, ठीक है, जमीन के अंदर में ही वो दब चुका है, तो हमको ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन से निकलता है, गैस का लीकेज हो रहा है, तो आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर होगा, अब प्लांट है ना भाई साहब, मीथेन निकालने का प्लांट है, आसपास में 50 गो मशीन होगा, 50 गो आदमी काम करता होगा, तो उसका जो जान है वो खतरा में आ सकता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम लोग एवीए लगाते हैं, ऑडियो विजुअल अलार्म लगाते हैं, ठीक है। चल आते हैं बाकी अब अगेन रेगुलेशन पे ही। चल अब आते हैं बैक टू रेगुलेशन। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी तक पढ़ लिए हैं आप लोग, ठीक है। ठीक, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है अबेंडेंट, ये सब तब तो पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो भी तो आप देख ही रहे हैं लगातार। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। रेगुलेशन नंबर 226 तक हम शायद करा दिए थे, आप 227 को कराना था, ठीक है। चलिए 227 में बोला गया है भूमिगत भाग में मीथेन के एक्सप्लोरेशन व निष्कर्षण के लिए वेंटिलेशन का नक्शा। यानी इसमें जो भी नियम बताया गया है वो वेंटिलेशन से नक्शा से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान रखिएगा, एक आध पॉइंट इसमें है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वेंटिलेशन का प्लानिंग जो करेगा वो वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा। अंडरग्राउंड माइंस है, वेंटिलेशन का बनाना पड़ेगा नक्शा,
तो उसके लिए जो प्लानिंग किया जाएगा वो वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा प्लानिंग। उसके लिए वेंटिलेशन प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि हम मीथेन गैस निकाल रहे हैं, मीथेन गैस का कहीं पे लीकेज हो गया या कुछ ज़्यादा निकल गया तो दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए वेंटिलेशन का प्लानिंग किया जाएगा। इसमें भी गैलरी होता है, स्प्लिट एंड गैलरी इसको कहते हैं। ठीक है, स्प्लिट एंड गैलरी क्या है समझते हैं। चलिए पूरा इसका मेथड को समझाते हैं। ज़्यादातर आदमी अगर ये मिसकॉन्सेप्ट लेके बैठे होंगे कि ज़मीन है, एक सेकेंड, कि ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर से हम बोरहोल करेंगे और इसमें से गैस चूस के निकाल लेंगे, आदमी को तो नीचे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये हो सकता है, लेकिन अगर कम स्केल पे करना है तब ये हो सकता है। अगर छोटा मोटा स्केल पे आपको करना है, हल्का फुल्का गैस निकालना है, काम भर चलना है, कैपेटिव माइन से तो चल सकता है। ठीक है, दो टर्म को पहले समझिएगा। एक टर्म है कैपेटिव, एक को बोलते हैं नॉन कैपेटिव। ठीक है, कैपेटिव क्या होता है, नॉन कैपेटिव क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है बीसीसीएल। ठीक है, बीसीसीएल या तो कोयला निकालता है या तो मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करता है, यानी मीथेन गैस निकालता है। ठीक है, यही दो को निकालता है बीसीसीएल फिलहाल। तो मान लीजिए कि कोयला निकाल रहा है बीसीसीएल तो कोयला निकाल रहा है और उस कोयला का बीसीसीएल का खुद का अगर पावर प्लांट होता, खुद का पावर प्लांट, तो खुद का पावर प्लांट में वो इस्तेमाल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपेटिव माइंस। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे एनटीपीसी। एनटीपीसी का खुद का माइंस है, खुद का पावर प्लांट है। तो एनटीपीसी पूरी तरह से कैपेटिव कंपनी है, कैपेटिव माइंस है एनटीपीसी का। ठीक है, कैपेटिव माइंस का मतलब एनटीपीसी का खुद का माइंस है जहां से कोयला निकालेगा, और वही वाला कोयला खुदे पावर प्लांट में यूज करेगा, उस कोयला को बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा है थोड़ा सा कोयला बच गया है तब भी उस कोयला को बेच नहीं सकता, उसको रखना पड़ेगा फ्यूचर यूज के लिए। तो इसको कहा जाता है कैपेटिव। क्या कहा जाता है, कैपेटिव। ठीक है, नॉन कैपेटिव क्या होता है, नॉन कैपेटिव, नॉन कैपेटिव का मतलब होता है कि अगर माइंस प्रोडक्शन कर रहा है और उस माइंस का कंपनी, जैसे एक बीसीसीएल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बीसीसीएल क्या करेगा, खुद भी जो उसका पावर प्लांट होगा वहाँ यूज़ कर सकता है। इसके बाद वो एनटीपीसी को कोयला सप्लाई कर सकता है, चाइना भेज सकता है कोयला, अफ्रीका भेज सकता है। तो इसको बोलेंगे नॉन कैपेटिव माइंस। नॉन कैपेटिव माइंस ऐसे माइंस होते हैं जिसमें कोयला तो निकाल रहा है, वो या तो खुद का पावर प्लांट में यूज़ करने के बाद कोयला बेच रहा है, या खुद का पावर प्लांट नहीं भी है तभी वो कोयला दूसरा किसी कंपनी को बेचने के लिए माइनिंग कर रहा है, चाहे वो भारत में बेचे, चाहे भारत का अबॉर्ड बेचे यानी विदेश में बेचे। इसको बोलते हैं नॉन कैपेटिव माइंस। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं, ये सब टर्म आएगा। तो हम ये कह रहे थे कि जब कभी भी हमको वेंटिलेशन प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है, वेंटिलेशन प्लान बनाते हैं, तो वेंटिलेशन प्लान बनाने के लिए जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है कि सक्शन मेथड। ठीक है, सक्शन में सिंपल क्या होता है, स्प्लिट एंड गैलरी, दूसरा होता है स्प्लिट एंड गैलरी। क्या क्या होता है समझते हैं। देखो मीथेन एक्सट्रैक्शन का जो ब्रॉड मेथड है ना, यही दो को ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है। भारत में अभी यही दो मेथड का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। पहला मेथड है सक्शन मेथड। सक्शन मेथड में क्या होता है, जो आपको अभी हम थोड़ा देर पहले फोटो दिखाए थे, अगर फोटो होगा तो अभी हम दिखा देते हैं फिर से। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये पूरी पूरी सक्शन मेथड। इसमें क्या है, आपको आदमी जमीन के अंदर नहीं जाना है, एक तो मोटा सा बोरहोल किए हैं, बोरहोल में पाइप बिछाए हैं, पानी प्रेशर से डाल रहे हैं, गैस ऊपर आ रहा है, खींच रहे हैं, काम चल जा रहा है। लेकिन कितना ज़्यादा गैस निकलेगा इससे, एक गो आप ऐसा बना सकते हैं, दो गो बना सकते हैं, 10 गो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो जब हमको कम प्रोडक्शन चाहिए होता है, मीथेन का हमको कम जरूरत पड़ता है, तब हम ऐसा छोटा मोटा तरीका का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है स्प्लिट एंड गैलरी मेथड। अब स्प्लिट एंड गैलरी मेथड क्या होता है इसको भी समझिए। स्प्लिट एंड गैलरी मेथड, जैसे बोर्ड एंड पिलर मेथड होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है स्प्लिट एंड गैलरी मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड से माइनिंग किए थे, कोयला वोयला निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, जो पिलर है ना सर, पिलर जहाँ पे ज़्यादा गैस है, उस पिलर को आप छोटा छोटा गैलरी में बांट देंगे और इसी में पाइप बिछा देंगे, मतलब पाइप एगो टांग देंगे, दीवार में मोटा सा पाइप टांगते हैं, और इस पाइप के थ्रू आप सक करेंगे। पाइप को क्या करेंगे, जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा गर्म गैस है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा पिलर था जिसमें गर्म गैस है, तो अंदर का कोयला को आप निकाल लेंगे, बाहर से आप एक दीवार बना देंगे। ठीक है, कोई पैनल है, ऐसे समझिए कि कोई पैनल को माइनिंग कर लिए थे, उस पैनल में हल्का सा हवा जाने देंगे ताकि गर्म गैस निकलते रहे। CO जाएगा तभी तो CH4 निकलेगा ना सर। और अंदर में आप पाइप डाल के सक करेंगे, मतलब आदमी जा सकता है अंदर में,
माइंस के अंदर में जैसे बोर्डन पिलर मेथड होता है उसी तरह से आदमी टहल सकता है, जा सकता है एक पर्टिकुलर जगह तक, जहाँ से मीथेन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है उस प्रॉपर जगह तक जा सकता है जांच करने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट एंड गैलरी मेथड। देखने में आपको लगेगा बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है, बस गली जो होगा ना बड़ा पतला पतला गली होगा, बड़ा पतला पतला संकीरा संकीरा गली होगा, ऐसे करके काम चलता है। तो जब स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आदमी नीचे जा रहा है, गैलरी में आदमी घूम रहा है, तो भैया आदमी जा रहा है तो आदमी को हवा भी तो चाहिए ना सांस लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से वेंटिलेशन प्लान बनाते हैं और डीजीएमएस साहब मतलब चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं। चीफ इंस्पेक्टर जो भी जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर निकाले उसी के हिसाब से यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम रखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत जगह पे ईएमएस होता है, जैसा आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड में है। ईएमएस मतलब एयर मेजरमेंट स्टेशन है, जहाँ भी गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हर पर्टिकुलर जगह पे स्टेशन होता है ना, एयर मेजरमेंट स्टेशन, वहाँ पे मैनेजर साहब और असिस्टेंट मैनेजर साहब साइन करता है। ठीक, चलिए अभी दो चार क्वेश्चन है फटाफट आपको समझाते हैं। रेगुलेशन नंबर 227 हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम मेथड ये पढ़ें कि एक होता है आपका सक्शन मेथड, जिससे आपको हम दिखा चुके हैं सक्शन मेथड। दूसरा मेथड होता है स्प्लिट एंड गैलरी मेथड। क्या होता है? स्प्लिट एंड गैलरी मेथड। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्प्लिट एंड गैलरी मेथड से स्प्लिट एंड गैलरी मेथड से कौन सा मिनरल और गैस निकालते हैं? ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। बताइएगा स्प्लिट एंड गैलरी मेथड से कौन सा मिनरल स्लैश और स्लैश गैस निकालते हैं? ए कोल है, बी जिंक है, सी आयरन है, डी मीथेन है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बताइएगा आप कौन सा ऑप्शन को टिक मारेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, पता होना चाहिए, अब इतना बता दिए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। मीथेन, मीथेन जी बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्प्लिट एंड गैलरी मेथड मीथेन से संबंधित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ के बेवकूफ़ बना सकता है, एफएमसी वाला एग्जाम में बनाता है डीजीएमएस, आप लोग को भी बना सकता है। कोल इंडिया का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो चलिए क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक टर्म है इसमें एएमएस। एएमएस का मतलब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। एयर मेजरमेंट स्टेशन होता है जहाँ पे हवा का नापी किया जाता है, क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है सब देखा जाता है। ठीक है, ये नापी कौन करता है? या तो वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा या तो असिस्टेंट मैनेजर करेगा। इस केस में यहाँ पे हर बोर्ड एंड पिलर मेथड में तो खाली वेंटिलेशन ऑफिसर करता है, लेकिन मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन में वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा या असिस्टेंट मैनेजर करेगा। अगर कभी भी वेंटिलेशन प्लान में गड़बड़ी हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ऑप्शन देगा वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, तीसरा है मैनेजर, चौथा है 1 और 2। तो आपको याद रखिएगा वेंटिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है कब? जब मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो। ठीक है, मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो तब ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसमें खाली एक तो लाइन चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, तब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन ऑफिसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मीथेन गैस साफ साफ लिख देंगे मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन, तब दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन के लिए जो वेंटिलेशन प्लान बनाता है, वो प्लान बनाने में क्या होता है, एक स्पेसिफिक बॉडी का मदद लेते हैं। स्पेसिफिक बॉडी क्या चीज़ है समझते हैं आप। स्पेसिफिक बॉडी मतलब कोई कंपनी है जो मीथेन गैस का बहुत लंबे टाइम से माइनिंग कर रही। आप उस पर्टिकुलर कंपनी से मांग सकते हैं मदद कि भैया आइए और हमारा वेंटिलेशन प्लान तैयार कीजिए, तो वो वेंटिलेशन प्लान बना देगा। उस वेंटिलेशन प्लान को फॉलो करने का जिम्मेदारी वेंटिलेशन ऑफिसर का या असिस्टेंट मैनेजर दोनों का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदमी को लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन है बताते हैं।
मान लीजिए एक ही होल इसमें लिखा है, खान की एक ही सिम में पुराने बोरहोल या चालू खनन स्थलों के बीच जहां मीथेन का एक्सप्लोशन या निष्कर्षण हो रहा हो, कम से कम 150 मीटर कोयला का बैरियर रखा जाता है। समझते हैं, यहाँ क्या है, ये कोयला का काम चल रहा है, कोयला निकालने का काम चल रहा है, यहाँ से कोयला निकालने का काम चल रहा है, ठीक। इसके बगल में एक तो मोटा सा बैरियर है, समझिएगा क्वेश्चन को, एक मोटा सा बैरियर है ना, और इसके बाद एक मोटा सा बैरियर है, ठीक है। इसके बाद ये जो लाल वाला हिस्सा हम बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या चल रहा है, मीथेन एक्सट्रैक्शन चल रहा है, मीथेन एक्सट्रैक्शन चल रहा है। तो वो ये रेगुलेशन ये कह रहा है, रेगुलेशन का ये कहना है कि ये जो मोटाई है ना, ये जो दीवार का मोटाई है, बैरियर है, ये बैरियर कितना होना चाहिए, 150 मीटर होना चाहिए कम से कम। ये बैरियर कितना होना चाहिए, 150 मीटर होना चाहिए, यानी कि जहां कोयला निकाला जा रहा है और मीथेन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसके बीच में जो मोटा कोल का पिलर छोड़ेंगे, कोल का बैरियर छोड़ेंगे, वो कम से कम 150 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, 20 मीटर, 22 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, और लास्ट में दे देगा 150 मीटर। अब लड़का लोग सोचेगा यार 150 मीटर का बैरियर होता है, कहीं पगला बना रहा है, 150 मीटर का बैरियर थोड़ी होगा, 20 होगा, 22 होगा, 25 होगा, 35 होगा, उतना बड़ा मोटा थोड़ी होता है। उतना दूरी तो अब 60 मीटर में सेफ्टी नहीं लेते हैं जब वाटर लॉक्ड एरिया में पहुंचते हैं, तो इतना नहीं हो सकता है। इसको पहले काटेगा, उसके बाद इन तीनों में एगो चूज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 मीटर, तो ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 227 रेगुलेशन नंबर का जितना भी पॉइंट है वो हम पढ़ा दिए, 227 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें कोई एक आध गो पॉइंट है जो हम समझाएं। अब आते हैं 228। 228 में बोला गया है वाटर एंड गैस सेपरेशन, प्रत्येक डीगैसिफिकेशन बोरहोल की मुख्य गैस पाइप के निचले पॉइंट पर पानी अलग करने के लिए, हटाने के लिए सेपरेशन एंड रिमूवल इक्विपमेंट लगाते हैं। अब इसको बिना फोटो कैसे समझिएगा, समझते हैं। बोला गया है कि जब कभी हम डीगैसिफिकेशन करते हैं, तो एक टर्म है डीगैसिफिकेशन। डीगैसिफिकेशन का मतलब होता है गैस निकालना। ये जो मेथड है ये डीगैसिफिकेशन मेथड है, मतलब मीथेन गैस को जमीन के नीचे से निकाल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डीगैसिफिकेशन मेथड। इसमें पानी डाल रहे हैं हम और गैस निकल रहा है, ठीक है। तो पानी को और गैस को अलग करने के लिए एक सेपरेशन वाल्व होता है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखाता, तो इस पर्टिकुलर जगह पे, अरे यार, हाँ, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एक सेपरेशन वाल्व दिखता, क्या दिखता, सेपरेशन वाल्व, ठीक। तो यहाँ पे एक सेपरेशन रहता है जहाँ पे दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, 228 में कोई भी पॉइंट नहीं है, 228 अगर नहीं भी पढ़ते कोई बात नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा कि दोनों को अलग करने के लिए एक सेपरेशन वाल्व लगाते हैं, ठीक है। चल 229 पे आते हैं, ठीक है। 229, 229 में बोला गया है वेल्डिंग, कटिंग या फ्यूजिंग आदि, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप 1 डिग्री इसमें मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मीथेन गैस एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको आरआई साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। किस केस में, अगर आपको क्या करना है, वेल्डिंग करना है, अगर आपको कटिंग करना है, अगर आपको फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो मतलब वेल्डिंग में आता है। अगर इसमें से कोई भी काम करना है तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस का जो माइंस होता है ना, अगर स्प्लिट एंड गैलरी मेथड आप चला रहे हैं, तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाम का कोनो चीज़ नहीं होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है अगर आप कोयला निकाल रहे हैं, अगर मीथेन गैस निकाल रहे हैं तो सब का सब हाई डिग्री समझिए कि सब का सब 3 डिग्री है, ठीक है। तो जब कभी भी मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन होता है तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, अगर वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस केस में, ठीक है। अगर वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो 229 में यही पॉइंट है ना, 229 में यही एक पॉइंट है मात्र, है ना। इसके बाद 230 में क्या लिखा हुआ है, 230 में बस यही लिखा हुआ है
कि मीथेन गैस का जो ट्रांसपोर्ट करेंगे ना आप, मीथेन गैस आप निकालेंगे ना सर, पाइपलाइन बिछाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, है ना, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो जो सीआई साहब बोले हैं ना उसी मेथड से किया जाएगा। बस इतना ही लिखा है 230 में। ठीक है, चलिए देखिए 230 में इतना ही लिखा है, लेकिन होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट मेथड होता है उसमें बहुत सारा पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है, पाइप का। उस पाइप का एक डायमेंशन होता है, पाइप को एक आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है। अलग अलग जगह पे जो आपका ये यूज़ होता है, जॉइंट यूज़ होता है, वो अलग अलग कंपनी का रहता है, वो सब चीफ इंस्पेक्टर साहब बताते हैं। ठीक है, ऑर्डर निकाल के। तो 230 में भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, अब आते हैं 231 में। 236 तक है ना, अच्छा ठीक। बोला गया है कि अगर मेन पाइप है, ठीक है, अब मेन पाइप को हम अलग अलग भाग में बांट देंगे। ठीक, मेन पाइप से हम क्या किए, एक ठो जॉइंट लगाए और उस जॉइंट से हम अलग अलग भाग में बांट दिए। उस मेन पाइप से 3 ठो पाइप निकल गया, अब तीनों जगह अलग अलग जगह जा रहा है गैस। ठीक है, मीथेन गैस अलग अलग जगह जा रहा है। तो बोला गया है कि हम स्पेशलाइजेशन अगर करेंगे, सेलेक्शलाइजेशन करेंगे, मतलब पाइप को अगर हम बांटेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइजेशन। सेक्शनलाइजेशन इसका मतलब होता है पाइप लाइन को बांटना, पाइप लाइन को बांटना। सेक्शनलाइजेशन का मतलब होता है पाइप लाइन को बांटना। तो जब आप सेक्शनलाइजेशन करेंगे तो इतना ही करेंगे जितना लिमिटेड होगा, जितना लिमिटेड होगा। ठीक है ना, जितना आपका सीआई साहब परमिशन दिए हैं उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कितना परमिशन दिया है ये किताब में नहीं लिखा और हमको भी पता नहीं है, मिथेन गैस एक्सट्रैक्शन का ज़्यादा जानकारी हमको है नहीं। तो कभी अगर सर्कुलर पढ़ते हैं, इन केस अगर मिलता है कुछ तो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि विभाजन के लिए हम लोग को बहुत सारा कंट्रोल वाल्व रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभाजन के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे हमको एक वाल्व लगाएंगे। ये वाल्व क्या होगा, कंट्रोल वाल्व होगा। इससे हम प्रेशर को कम करके ज़्यादा करके बढ़ा सकते हैं। जैसे पाइप होता है ना घर का, घर में नल में आता है पानी, कहीं से आप अगर पाइप को घुमाते, ऊपर में रहता है वाल्व, उस वाल्व को घुमाते हैं तो पाइप से पानी धीरे धीरे आने लगता है, ज़्यादा घुमाते हैं तो बहुत जोर से आता है, प्रेशर से आता है। इसी तरह से यहाँ पे जो कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व बेसिकली क्या करता है, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें स्प्रिंग वगैरह लगा रहता है, लोडेड स्प्रिंग रहता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस टाइप का होगा कंट्रोल वाल्व, है ना, कि अगर कभी भी विफल हो जाए, अ, इसको क्या बोलेंगे, विफल का मतलब फेल हो जाए, कभी भी अगर ये फेल हो जाता है, कंट्रोल वाल्व सही से काम नहीं कर रहा है, तो पूरी तरह से ये जाम हो जाएगा, पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरा तरह से बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा खुला है आधा बंद है, ऐसा नहीं होगा। अगर कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा है तो वही बोला है ऑटोमेटिक टाइप का रहता है कि पूरी तरह से बंद हो जाए। तो क्या बताएं पॉइंट, हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एक पाइप था, उस पाइप को आप अलग अलग पाइप लाइन में बांटे हैं। तो पाइप जो मेन पाइप है उसमें एक तो वाल्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व। ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व की कहते हैं क्योंकि इससे हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। प्रेशर जो एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर रहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम लोग न्यूमेटिक प्रेशर कहते हैं, आपका शायद बुक में भी दिया हुआ है न्यूमेटिक। तो उस प्रेशर को हमको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर वाल्व जब, कंट्रोल वाल्व जो है अगर सही से काम नहीं करेगा तो पूरी तरह से जाम हो जाएगा, फिर आगे काम होगा ही नहीं, पूरा तरह से इसको रोक देगा। तो यही बोला गया है कि अगर फेल हो जाता है तो ये पूरी तरह से गैस का पाइपलाइन, मतलब गैस का जो आगे बढ़ाना है वो रोक देगा, वहीं पे रोक देगा, गैस वहीं रुक जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं है, कहीं लीकेज उकेज का दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बस यही लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व के बारे में। अगला लाइन भी यही लिखा हुआ है, थोड़ा अलग लैंग्वेज। अब आते हैं 232 रेगुलेशन नंबर में। तो 232 में आएंगे उससे पहले मेरा एक, अच्छा 1 मिनट बचा हुआ है, 1 सेकेंड। जो अभी लाइव देख रहे हैं 1 सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऑफ कर रहे हैं, काला काला आ रहेगा क्योंकि थोड़ा सा सेंड करना है, एक लिंक फिर से हमको जनरेट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा बंद किया हुआ है, प्राइवेसी रीजन है। चलिए, मेरा आवाज़ सबको सही से आ रहा होगा और सब आ गए हैं, ठीक है। ओके, रुक जाते 1 मिनट। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रेगुलेशन को ऐसे ही समझो, ठीक है। रेगुलेशन में क्या होता है ना कि पूरा रीडिंग डाल लो, समझ लो पॉइंट को, और उसमें से पॉइंट जो है पॉइंट को याद रखो, बस कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, पूरा पूरी पढ़ना नहीं। एक बार अब जो पीपीटी बनाएंगे ना वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आपको आगे हम बताते हैं, ठीक है। 230 हो गया, 31, 31 भी करती हैं अभी आपका, 32 पे बचा हुआ था। चलो 32 पे आते हैं, 132, 232 रेगुलेशन पर भी अभी पढ़ा रहे थे। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। चल, तो अभी हम जो पढ़ाएं लास्ट में एक बार रिकैप कर देंगे, ठीक है। पॉइंट सब का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे ताकि आपको याद रहे। फिलहाल हम आते हैं 232 रेगुलेशन नंबर में, 232। तो 232 रेगुलेशन नंबर क्या कहता है, दो चार चीज़ें हैं जो कहता है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। इसमें भी एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बोला है कि गैस पाइप का आपको ज़रूरत पड़ेगा ना सर। अगर आप गैस निकालना चाहते हैं तो गैस पाइप का ज़रूरत पड़ेगा। इस गैस पाइप का कॉलर में आप एवीए लगाएंगे, मीथेन मॉनिटर लगाएंगे, ठीक है, ये सब आप काम करेंगे। दूसरा चीज़ बोला गया है कि अगर आप स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसका मेथड करते हैं, स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास एक इनटेक रास्ता होगा, एक रिटर्न रास्ता होगा, ठीक है। जैसा हम आपको बताएं कि बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही होता है, बस जो गैलरी होता है बड़ा पतला पतला होता है, संकीरा गली होता है। मतलब समझिए कि एक आदमी आराम से चलेगा, साइड साइड में हल्का जगह रहेगा, 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास गैलरी का चौड़ाई होता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है ना। ये जो हम पढ़े ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, गूगल करके पढ़े थे, है ना। तो हो सकता है डाटा में थोड़ा सा चेंज हो, हम 1 मीटर 1.5 मीटर कह रहे, हो सकता है 2 मीटर हो। तो स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का मतलब यही है कि पतला पतला गैलरी रहेगा, उसमें एक इनटेक रास्ता एक रिटर्न रास्ता भी होता है। तो इनटेक रास्ता हो या आपका रिटर्न रास्ता हो, जितना भी रिटर्न रास्ता होता है, जितना भी रिटर्न रास्ता होता है स्प्लिट एंड गैलरी में, इसमें 500-500 मीटर का इंटरवल पे, कितना मीटर का इंटरवल पे, 500-500 मीटर का इंटरवल पे क्या लगाया जाएगा, मीथेन मॉनिटर, मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। ये एक पॉइंट है याद करने लायक कि अगर आप मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो रिटर्न रास्ता है
उसमें हर 500 मीटर के इंटरवल पे मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। ठीक है, मीथेन मॉनिटर पाइपलाइन इस पे जो स्प्लिट गैलरी है, इनटेक रास्ता, रिटर्न रास्ता, उस पे लगाया जाएगा। अगर पाइपलाइन बिछा हुआ है तो उसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, देना तो चाहिए लेकिन दिया हुआ नहीं है कि कितना मीटर के इंटरवल पे लगाते हैं। पाइपलाइन में भी मीथेन मॉनिटर लगाते हैं, ऑटोमेटिक ऑनलाइन और ये सब लगाते हैं ताकि आग वाग लगे तो ऑटोमेटिकली बुझ जाए। ठीक है, बाकी इसमें कॉमन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि मीथेन मॉनिटर लगाते हैं, उसका जांच करेगा एक सक्षम व्यक्ति। और जो मीथेन मॉनिटर होता है इसका कैलिब्रेशन होता है 3 महीना में, इस केस में 3 महीना में। ठीक है, मीथेन मॉनिटर जो जनरली अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें, मीथेनोमीटर ये सब, उस सबका तो 6 महीना है। इसका बात करें मीथेन मॉनिटर का, तो ये हर 3 महीना में इसका कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन जो यहाँ पे मीथेन मॉनिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हर 3 महीना में कैलिब्रेशन किया जाएगा। और असिस्टेंट मैनेजर इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो हम आपको पहले पढ़ाएं कि वेंटिलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, वेंटिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो मैं ऐसे वेंटिलेशन ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का रिकैलिब्रेशन हुआ कि नहीं, स्प्लिट एंड गैलरी मेथड में इनटेक रास्ता में हवा जा रहा है कि नहीं, रिटर्न रास्ता में मीथेन मॉनिटर लगा है कि नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब के लिए जिम्मेदार होगा यही 2%। ठीक है, चलिए, तो यही लिखा हुआ है 232 में। 232 में क्या क्या पॉइंट था, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। क्या बताएं हम, अगर गैस पाइप का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका एवीए लगा रहेगा कॉलर में, कॉलर के बारे में हम बता चुके हैं अभी आपको। और जो ये रहेगा क्या बोलते हैं, मीथेन मॉनिटर रहेगा, वो आपका रेगुलर इंटरवल पे रहेगा। यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि कितना मीटर का इंटरवल, खाली बोला है रेगुलर इंटरवल। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि अगर स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो रिटर्न रास्ता होगा, उस रिटर्न रास्ता पे हर 500 मीटर का इंटरवल पे क्या लगा रहेगा, मीथेन मॉनिटर लगा रहेगा। मीथेन मॉनिटर लगा रहेगा। ये जो मीथेन मॉनिटर होगा हर 3 महीना में कैलिब्रेशन होगा। क्या होगा, कैलिब्रेशन होगा। बस यही पॉइंट है इस पूरा रेगुलेशन में, रेगुलेशन नंबर 232 में, जो जानने लायक है। बाकी कॉन्सेप्चुअल है सर, बाकी कॉन्सेप्चुअल है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इस रेगुलेशन में यही पॉइंट लास्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इस पूरा चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा गला सूख गया, 1 मिनट। चलिए, तो रेगुलेशन नंबर 232 आपको समझ में आ गया। अब 233 पे आते हैं, 233 पे आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखो 233 पे आएंगे ना, तो इसमें कुछ है ही नहीं। मालिक, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सक्षम व्यक्ति व पदाधिकारी का जिम्मेदारी। आगे पढ़िएगा तो बोला गया है सबका अपना अपना जिम्मेदारी सौंप देंगे, सब अपना हिसाब से काम करेगा। भाई साहब, ये तो हम पहले से जानते हैं यार, ये सब कोई बताने वाली बात है, लेकिन अब रेगुलेशन है तो लिखेगा ही। 235 आपको देखना भी नहीं है। 236 में आते हैं सामान्य प्रोविजन में, तो यही बोला गया है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाएगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मैनेजर साहब बनाएंगे, एजेंट ऑनर मैनेजर बनाएगा, इसके लिए कोई एजेंसी का सहारा ले सकता है। तो जब हम पहला क्लास दे रहे थे इसका, इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे थे, उसी टाइम ये सब कुछ हम समझा दिए थे। कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, एजेंसी क्या होता है, किसका सहारा लेता है, कैसे बनाया जाता है, सब चीज़ हम समझा दिए थे उसी टाइम। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चीज़ के लिए हम कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, मैनेजर एजेंट ऑनर मिलकर बनाएगा, कोई एक्सपर्ट का सहारा ले सकता है इसके लिए। ठीक है, कैसे निष्कर्षण होगा, निकाला कैसे जाएगा, उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कहाँ पे रखना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, है ना। उसका अनुपालन होता रहे कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो बस यही है, जो मीथेन गैस का काम कर रहा है उसको टाइम पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी कर्मचारी है, पदाधिकारी है ना, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। बस यही बोला गया है, प्रशिक्षित किया जाएगा, बस यही है इसमें। तो आपका 233 रेगुलेशन नंबर भी था ना, अच्छा अच्छा। 233 में भी कुछ नहीं है, चलो दिखा देते हैं, 232 तक किए थे ना, 232 तक किए। 233 में है कम्युनिकेशन। क्या लिखा है कम्युनिकेशन में, पूरा पढ़िएगा ना तो इसमें मिलेगा आपको कि टेलीफोन लगाएंगे, टेलीफोन लगाएंगे बस। बीच बीच में हम लोग जहाँ पे स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का यूज़ किया जाता है, बीच बीच में हम लोग टेलीफोन लगाएंगे, यही चीज़ लिखा है इसमें। 234 आप पढ़िएगा, तो 234 में आपका बोला गया है कि जांच होगा। ठीक है, कौन करेगा, सक्षम व्यक्ति करेगा।
और लॉग बुक में लिखेगा। लॉग बुक क्या होता है, जैसे हम लोग रजिस्टर्ड बुक बोलते हैं ना, उसी तरह से लॉग बुक होगा। लॉग बुक होता है जिसमें लिखा जाता है कि क्या क्या मेंटेन किया गया, क्या क्या रिपेयर किया गया, ठीक है। बस वही लिखा जाता है लॉग बुक में, मेंटेन क्या किया गया, रिपेयर क्या किया गया, है ना। तो ये सब लिखेगा। तो ये लिखा हुआ है 234 में, पूरा पढ़िएगा तो आपको वही सब चीज़ मिलेगा 234 में। तो ये भी काम करनी है, ये भी काम करनी है ना। 235 में पढ़िएगा तो हम आपको बता दिए, 235 में बोला गया जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करेगा। अरे भाई तो बताने का जरूरत है। 236 है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में क्या क्या बोला है, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा, एजेंसी का सहारा लेंगे, उसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे पूरे डिटेल में नॉलेज रहेगा, जो आदमी से इन्वॉल्व है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सब है जनरल प्रोविजन। चलिए अब रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको फटाफट आंसर देना है, ठीक है। इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन उड़ के आएगा तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। पहला क्वेश्चन है वेंटिलेशन प्लान फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन अगर फॉलो नहीं होता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, बोथ, नन। फटाफट बताइएगा। वेंटिलेशन प्लान फॉर मीथेन एक्सट्रैक्शन अगर किसी कारण से फॉलो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, बोथ, नन। बताइएगा, आंसर बताइएगा चैट में। बताइएगा, फटाफट बताइएगा। बोथ बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही, बोथ ही है सबका आंसर, बोथ ही है। असिस्टेंट मैनेजर कह रहे हैं नहीं, असिस्टेंट मैनेजर भी हो, दोनों हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, कॉमा दे के लिखा था, देखे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन रैपिड फायर। अगला क्वेश्चन है, अगर हम स्प्लिट एंड गैलरी मेथड, स्प्लिट एंड गैलरी मेथड से मीथेन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीथेन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो रिटर्न साइड होगा उसका, रिटर्न साइड होगा उसमें कितना मीटर का इंटरवल पे, कितना मीटर के इंटरवल पे मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। बताइएगा, अगर स्प्लिट एंड गैलरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं मीथेन एक्सट्रैक्शन के लिए तो उसका जो रिटर्न साइड होगा, ऑब्वियस बात है उसमें इंडिया रिटर्न होगा, तो रिटर्न साइड में जो मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा वो कितना मीटर का इंटरवल पे लगाया जाएगा। आंसर बताइएगा फटाक से, आंसर बताइएगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? 500 मीटर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 500 मीटर ही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। हाँ 500 मीटर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है। एट एवरी 500 मीटर इंटरवल, अरे यार क्या कट कर दिए। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कभी कोल का एक्सट्रैक्शन कहीं चल रहा है या बंद हो चुका है, ठीक है, और बगल में आपको मीथेन का एक्सट्रैक्शन करना है, मीथेन का एक्सट्रैक्शन करना है, तो बताइएगा इसके बीच में जो बैरियर होगा वो उसका मोटाई कितना होगा। जो एक बैरियर आप छोड़े हैं जिसको आप कूल बैरियर कह सकते हैं, तो ये बैरियर का मोटाई क्या होगा अगर बगल में कोल का एक्सट्रैक्शन चल रहा था या बंद हो चुका है या चल रहा है जो भी है, और बगल में आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन अभी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो बैरियर होगा, मोटाई होगा दीवार का, वो कितना होना चाहिए बताइएगा। बहुत ज़्यादा फास्ट है आप लोग, 150 मीटर जी, बिल्कुल सही, 150 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 150 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अरे यार चलो कोई नहीं, कट हो गया तो हो गया। हाँ चल, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जो एवी होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, वो सक्शन मेथड में, सक्शन मेथड में बोरहोल में कहाँ लगाया जाता है, बोरहोल में कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन कहेंगे तो दे देंगे, ना तो हमको लगता है याद होगा आपको, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सक्शन मेथड से अगर आप मीथेन गैस का निस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोरहोल बनाए हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो बोरहोल में एवी ऑटोमेटिक ऑडियो विजुअल अलार्म कहाँ लगाया जाएगा, जो बताएगा कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है, मीथेन गैस कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, ये कहाँ लगाया जाता है। कॉलर पे जी, बिल्कुल कॉलर पे, कॉलर समझ चुके हैं आप क्या होता है कॉलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। चलिए सेपरेशन मेथड, क्वेश्चन डाटा वाला तो हम पूछ ही चुके हैं, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है।
एयर मेजरमेंट स्टेशन। एयर मेजरमेंट स्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से किसका होता है? ऑप्शन दे रहा है वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इन केस ऑफ लिखना भूल गए, मीथेन एक्सट्रैक्शन का केस है ना, मीथेन एक्सट्रैक्शन का केस में एएमएस का और एयर मेजरमेंट स्टेशन का जिम्मेदारी किसका होता है? वेंटिलेशन ऑफिसर का, असिस्टेंट मैनेजर का, बोथ का, या फिर मैनेजर का? बताइएगा। एयर मेजरमेंट स्टेशन का जिम्मेदारी किसका होता है अगर हम मीथेन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो? बोथ है, बिल्कुल सही, बोथ है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि हम अभी आपको बताए थे वेंटिलेशन के लिए पूरा पूरी रिस्पॉन्सिबल यही होता है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और है, फटाफट पूछ लेते हैं, फटाफट बता दीजिएगा। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ऑब्वियस सी बात है मीथेन एक्सट्रैक्शन का केस है, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन में जो क्लियरेंस होगा वो साइड से कितना होगा? साइड से यानी बगल में जो दीवार है उसके बगल में ड्रिल मशीन खड़ा है, दोनों के बीच कम से कम कितना गैप होना चाहिए इन केस ऑफ मीथेन एक्सट्रैक्शन? बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। शुरू में बताए थे, एक बार देख लेते हैं फिर से। 60 सेंटीमीटर, जी बिल्कुल 60 सेंटीमीटर है। 0.6 मीटर, 0.6 मीटर हो जाएगा इन केस ऑफ साइड। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रूफ, रूफ के केस में कितना होगा? मतलब ऊपर में जो छत है उससे जो मशीन खड़ा है उसके बीच का गैप कम से कम कितना होना चाहिए इन केस ऑफ मीथेन एक्सट्रैक्शन? बताइएगा। 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर नहीं है, 0.3 मीटर है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न इन केस ऑफ मीथेन एक्सट्रैक्शन, एनुअल रिटर्न इन केस ऑफ मीथेन एक्सट्रैक्शन कब भेजा जाता है? कब भेजा जाता है एनुअल रिटर्न इन केस ऑफ मीथेन एक्सट्रैक्शन? कब या उससे पहले? पूरा आंसर लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर साल भेजते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर डेट है या उससे पहले हम लोग भेजते हैं, ठीक है, एनुअल रिटर्न। चलिए देख लेते हैं। 1 फरवरी या उससे पहले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1 फरवरी या उससे पहले हम लोग भेजते हैं एनुअल रिटर्न। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेशन, अगर हम मीथेन गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो कितना दिन पहले आरआईसीआई को नोटिस भेजेंगे? अगर हम मीथेन का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो कितना दिन पहले आरआई साहब को और सीआई साहब को हमको नोटिस भेजना पड़ता है? पूरी तरह से आज का चैप्टर खत्म होता है आपका, अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, आ जाएंगे चैप्टर नंबर 17 पे। कल, कल भी आपका क्लास होगा इसी टाइम। चैप्टर नंबर 17 जो होगा ना, उसमें बहुत सारा पॉइंट है, आदमी इग्नोर कर देता है कि मिसलेनियस है, लेकिन उसमें बहुत सारा पॉइंट है, समझाएंगे आपको, धीरे धीरे मिलेगा पढ़ाएंगे तो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 6 महीना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 6 महीना। अगर हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन तो बताइएगा, मीथेन एक्सट्रैक्शन अगर स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो स्टार्ट करने से कितना दिन पहले हमको आरआईसीआई को नोटिस भेजना पड़ता है? मीथेन एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले कितना दिन पहले आरआईसीआई को नोटिस भेजना पड़ता है? बताइएगा। 30 डेज पहले, जी बिल्कुल सही, 30 डेज पहले, ठीक है, 30 डेज पहले। चलो सही है। अगला है, अगर बंद करना है एक्सट्रैक्शन का काम तो कितना दिन पहले नोटिस भेजेंगे? एक्सट्रैक्शन अगर बंद करना है मीथेन गैस का तो कितना दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है? 60 दिन पहले, जी बिल्कुल सही। आपका चैप्टर नंबर 16 ऑफिशियल तौर पे ख़त्म होता है पूरी तरह से। अब एक चैप्टर बचा है रेगुलेशन में, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 पढ़िएगा, उसके बाद जैसे चैप्टर नंबर 17 खत्म होने वाला रहेगा, आपका जितना भी पीपीटी है चैप्टर नंबर 10 में जो थोड़ा सा छोड़े थे वहाँ से लेकर के 17 तक पूरा एक बार में मिल जाएगा। और एक बार चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक हम पूरा भेज देंगे पीपीटी, ताकि आपके पास एक नोट्स के तौर पे सॉब वो सेव रहे, ठीक है। और ये तो खत्म हो जाएगा सीएमआर, लेकिन इसके बाद जो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना, थोड़ा सा झेल लीजिएगा, है ना। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पैरेलल में, इसको थोड़ा सा झेलिएगा, ठीक है, हो जाएगा।
आपका दिमाग बहुत कामयाब है। जब आप डिप्लोमा कर रहे थे तो डिप्लोमा के टाइम आपके वेंटिलेशन का एक चैप्टर था, अलग सब्जेक्ट था, मैकेनिक्स का अलग सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रिकल का अलग सब्जेक्ट था, सब आप झेल रहे थे ना। इसी तरह से अभी आपको दो सब्जेक्ट को पैरेलल पे लेके चलना है। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है, दो चैप्टर को अलग से पैरेलल पे लेके चलना है। हो जाएगा, आपका दिमाग है काबिल। चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, चैप्टर नंबर 17 करते हैं, है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। कोई कह रहा है वैकेंसी कब आएगी, कोई कह रहा है 1 नवंबर को आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 नवंबर को आप किस चीज़ का वैकेंसी का बात कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं मिल रहा। ठीक है। हाँ, वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं गोविंद। अभी जैसे क्लास ख़त्म हुआ है देख लेते हैं, सेव हो गया है। ठीक है, इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, आप सबको जय हिंद, सबको जय हिंद। और थोड़ा रेगुलेशन पढ़ते रहिएगा, नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। और थोड़ा आगे के लिए भी प्रिपेयर रहिए, है ना। सबको जय हिंद। चलिए, जय हिंद।